हेलो प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस सैंपल पेपर का सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, सेक्शन बी में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसी क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है। तो हमसे इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर इसमें हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा रेडियस 6 सेंटीमीटर और हमसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो हमारा ये हो जाएगा सेक्टर, यानी कि इस सर्कल का ये हमारा सेक्टर हो गया। और हमसे जो हमें एंगल दिया है वो हमें 60 डिग्री दिया है, यानी कि ये हमारा 60 डिग्री है। तो ये हम कैसे बता सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर? इसके लिए हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। रेडियस हमें कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और इसके अलावा थीटा की वैल्यू हमें कितना दिया है? 60 डिग्री। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू कितना है? 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसीलिए 22/7 लेते हैं जब हमें कुछ भी नहीं दिया गया होता। और आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 6 है, तो ये 6 इंटू 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा? 22 इंटू 6 अपॉन 7। तो 22 यानी 22 और 6 का गुणा कर देंगे, तो ये 22 और 6 का गुणा 132 बटे में क्या है? 7। तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर इसको आगे 7 से 132 को डिवाइड करके आगे भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। हिंदी मीडियम में आप लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हमारा 21 जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में देखिए हमें और यानी अथवा में भी दिया गया है। तो जैसे अगर एग्जाम में इस तरह से आएगा तो दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को भी अब समझा रहा हूं। इसमें बोला है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो इसमें हमसे क्या पूछा है? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। एक घड़ी की छोटी सुई 12 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई द्वारा 15 मिनट में वर्णित घड़ी की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। ये हमारा और वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा घड़ी है, घड़ी हमारा सर्कल के शेप में होता है। तो घड़ी का ये जो है ये मान लेते हैं कि मिनट वाला हैंड है, यानी कि मिनट वाली सुई है। तो हमसे पूछा है कि घड़ी पर जो मिनट वाली सुई है वो 35 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी। मान लेते हैं 35 मिनट में यहां से लेकर यहां तक 35 मिनट हो गया, तो हमें ये क्षेत्रफल पता लगाना है, ये एरिया पता लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो घड़ी में यानी कि क्लॉक में मिनट वाला सुई होता है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे 1 मिनट में जो घड़ी यानी कि क्लॉक का मिनट वाला हैंड होता है वो 6 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो अब
हमसे बोला है कि 35 मिनट में जो मिनट वाला सुई है वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। तो इसके लिए हमें अब 35 मिनट में जो मिनट वाला हैंड है वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा ये हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये पता लगाने के लिए हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 35 में। तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21, तो 210 डिग्री। यानी कि जो मिनट वाला हैंड है वो 35 मिनट में 210 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। और रेडियस यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें बोला है कि मिनट वाला जो हैंड है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो आर की वैल्यू हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये पता लगाने के लिए कि जो मिनट वाला हैंड है वो क्लॉक पर 35 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू देखिए 210 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा 12 है तो ये 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो यहां से ये 0 से 0 कैंसिल, ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और ये 3 के टेबल से 1 टाइम में और ये 12 टाइम में कट जाएगा 36 और ये 12 से 12 कैंसिल। अब क्या बचा 22 इंटू 12 बचा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 2 जा 24, 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी आ गया, 12 2 जा 24 और 2 26, तो ये हो गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि क्लॉक पर मिनट वाला हैंड 35 मिनट्स में 264 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये एक सैंपल पेपर की बुक सजेस्ट करना चाहता हूं जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से है। इस बुक का नाम है 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स सीबीएसई क्लास 10th। तो आपके आने वाले प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए ये सैंपल पेपर की बुक बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इस बुक में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी ए एंड बी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के इस बुक में आपको 6 से 8 सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ दिए गए हैं। इंग्लिश के भी 6 से 8 सैंपल पेपर, हिंदी के भी, इसी तरह से मैथ, साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट्स का 6 से 8 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है उनका भी सॉल्यूशन इस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और हर एक सब्जेक्ट्स का एक एक सैंपल पेपर अनसॉल्व्ड भी दिया है, ताकि उसे आप खुद सॉल्व करके आपको पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस बुक को परचेज करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमसे क्या कहा गया है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल मेक डीई पैरेलल टू बीसी। तो ये हमें फिगर दिया है। अब इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में देखिए, दी गई आकृति में डीई समांतर बीसी है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, हमें क्या गिवन है, डीई पैरेलल बीसी, यानी कि ये जो डीई है ये इस बीसी के पैरेलल हमें दिया गया है। तो हमें जैसा कि पता है कि जब भी हमें किसी ट्रायंगल में इस तरह से ये डीई और ये बीसी पैरेलल दिया गया होता है, तो क्या होता है हमारा कि ये जो इतना एडी है तो ये एडी और ये जो इतना डीबी है, तो एडी और डीबी का जो रेशो है वो इक्वल होता है इस एई और ईसी के रेशो के। ठीक है, यानी कि एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के बाय बीपीटी, यानी कि बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन है।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा AD अपॉन ये DB है, ये किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। तो AE अपॉन EC लिखेंगे और इसका रीजन आप लिख सकते हैं बाय BPT, यानी कि हिंदी मीडियम में आप लिख सकते हैं BPT प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए AD की वैल्यू कितना है x, तो ये x लिखेंगे। DB की वैल्यू 3x प्लस 4 है, तो ये 3x प्लस 4 इक्वल्स टू AE कितना है, x प्लस 3 है, और EC कितना है, 3x प्लस 19, तो ये 3x प्लस 19। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इंटू ये आ जाएगा 3x प्लस 19 इक्वल्स टू इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x प्लस 3 इंटू ये हमारा है 3x प्लस 4। अब देखिए x का सबसे पहले 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और x का 19 में करेंगे तो 19x हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर हमने क्या किया, ये जो ब्रैकेट के बाहर है x, इसका ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमने कर दिया। ऐसे इसमें ये जो x है इसका सबसे पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 3 का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x का 3x में करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर x का 4 में करेंगे तो 4x, फिर इसी तरह से 3 का 3x में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x, और 3 का 4 में करेंगे तो 3 4 जा 12। अब देखिए ये 3x स्क्वायर इक्वल के इधर भी 3x स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर आप इस 3x स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैसे भी 0 ही आएगा, और ये 19x उतारेंगे, ये 4x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा दोनों 13x को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 13x हो जाएगा, और इधर सिर्फ 12 बचेगा। अब 19x में से 13x को माइनस करेंगे तो 6x बचेगा, और इधर 12, ये हमारा x इक्वल्स टू ये 12, 6 इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, इफ cos a इक्वल्स टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। तो इसमें हमें देखिए हिंदी मीडियम में आप, ये रहा क्वेश्चन, यदि cos a 7/25 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात करने के लिए हमसे बोला है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें cos a 7/25 दिया है, तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। तो cos a ये हमें कितना गिवन है, 7/25। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये हमारा है 90 डिग्री का एंगल, और ये A B और ये C हमने नाम दे दिया। तो यहाँ पर cos A है, तो cos का क्या रेशो होता है, यानी कि cos का जो फॉर्मूला होता है हमारा रेशो का, वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर cos A है, यानी कि ये जो है ये हमारा हो जाएगा थीटा, यानी कि मेन एंगल। तो इस मेन एंगल के ऑपोजिट साइड, यानी ये जो सामने वाला साइड है ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो बेस कितना है 7, तो ये 7 हो गया, और हाइपोटेन्यूज यानी कि h कितना है 25, तो ये हमेशा हमारा h होता है राइट एंगल के सामने वाला साइड, तो ये हो गया 25। अब हम सबसे पहले ये परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसका यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी h हमारा है 25, और ये स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हमको नहीं पता, प्लस b स्क्वायर, बेस हमारा है 7 का स्क्वायर,
25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा होता है 625। 7 का स्क्वायर 49, 49 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का 49 हो जाएगा, इधर p स्क्वायर बचा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 6 और 7 और 5, 576। स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर p बचा। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये होता है 24। तो 24 आ गया परपेंडिकुलर, यानी ये हमारा इसकी वैल्यू 24 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है? हमसे tan a प्लस कोट a पूछा है। तो tan a, सबसे पहले हम tan a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tan का क्या रेशो होता है? tan का रेशो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 24, तो ये 24 अपॉन बेस, बेस कितना है? 7, तो ये 7 लिख दिया। इसके बाद इसमें है कोट ए, तो कोट ए, कोट का क्या रेशो होता है? कोट का रेशो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 7 है, ये 7 लिखा, और परपेंडिकुलर है 24, तो ये हमने लिख दिया। अब जो पूछा है वो हम लिखेंगे। हमसे पूछा है tan a प्लस कोट a। tan a की वैल्यू 24/7 है, तो 24/7 लिखेंगे, प्लस कोट a की वैल्यू 7/24 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 7 और 24 इसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करने पर हमारा 168 आएगा। अब 7 से 168 को डिवाइड करने पर जो आएगा उसका 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा, प्लस 24 से 168 को डिवाइड करके जो आएगा उसका 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। अब इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, 2 और 6, यानी कि 625 अपॉन में है 168, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 625/168 ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए हमें और में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे भी मैं आपको समझा देता हूं। इसमें देखिए हमें बोला है इफ 5x इक्वल्स टू sec थीटा एंड 5/x इक्वल्स टू tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ब्रैकेट में। ये जो हमसे पूछा है ना, ये जिसकी वैल्यू पूछा है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ये इस तरह से होना चाहिए था, यहाँ पर ये जो है ये 5 और इसके बाद ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में रीड कर सकते हैं। यदि 5x बराबर sec थीटा और 5/x बराबर tan थीटा, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा ये है। ठीक है, तो देखिए अब इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारा है और वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है 5x इक्वल्स टू sec थीटा, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों तरफ बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें भी जो हमसे पूछा है इसमें भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर के टर्म में हमसे पूछा है, तो इसीलिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5x में स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और sec थीटा में स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हमें और क्या गिवन है? 5/x इक्वल्स टू tan थीटा, 5/x इक्वल्स टू tan थीटा, ये हमको गिवन है। तो इसमें भी दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और tan थीटा में स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे।
ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि सबट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमारा है 25x² माइनस करेंगे इसको 25/x² को, इक्वल में इसमें हमारा है sec² थीटा माइनस करेंगे इसको tan² थीटा को। तो अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 25x² और इसमें भी यहाँ 25 है, तो दोनों में से हम 25 को कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या बचा x² माइनस यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं और नीचे क्या है x²। और इधर देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा, तो इसमें हम एक आइडेंटिटी एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा एक आइडेंटिटी होता है 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। तो यहां से tan² थीटा को इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर 1 बचा तो ये sec² थीटा, ये इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का tan² थीटा हो जाएगा। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स टू 1 है, यहां पर भी sec² थीटा माइनस tan² थीटा है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 1, तो यहां पर 1 आ गया। अब देखिए आगे यहां पर 25 है, तो हमें ये लाना है, यहां पर 5 बनाना है इसको, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, और ये x² माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1। इस 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर बचेगा 5x² माइनस 1/x², ये 1, ये 5 इधर शिफ्ट होके डिवाइड में आ गया तो 1/5 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए हमसे इसी की वैल्यू पूछा गया है, तो इसकी वैल्यू 1/5 है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी कि जो हमारा ये और वाला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, अ राइट ट्राइंगल हैविंग साइड्स A, B and C where C is the hypotenuse is circumscribing a circle. Prove that the radius r of the circle is given by r equals to a plus b minus c by 2। तो हमें इसको प्रूव करना है r equals to a plus b minus c by 2, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है, जो सर्कल है उसका रेडियस हमें r दिया गया है और एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके साइड्स A, B एंड C है, और एक सर्कल जो है उसके चारों तरफ राइट ट्रायंगल बना हुआ है। यहां पर सर्कमस्क्राइबिंग लिखा हुआ है, यानी कि सर्कल के चारों तरफ जो है वो राइट ट्रायंगल बना हुआ है। इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देखिए, ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ABC, जिसमें C कर्ण है, एक वृत्त के परिगत है। सिद्ध कीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या r इक्वल्स टू a प्लस b माइनस c बाई 2 है। तो हमें इसको सिद्ध करना है, तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर मैंने बना लिया है, ये हमारा है राइट ट्राइंगल। इसमें ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, और इसके ऑपोजिट ये जो साइड है AB, ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो देखिए हमसे बोला है C इज द हाइपोटेन्यूज, तो इसको हमने यहाँ पर C नाम दे दिया, बाकी ये जो है ये हमने इसको B नाम दिया है और इस साइड को A नाम दिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारा सर्कल है जिसके परिगत यानी कि जिसके चारों तरफ ये हमारा राइट एंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका ये हो जाएगा सेंटर। सेंटर से हम यहाँ पर इस तरह से ये रेडियस खींच देंगे, ठीक है, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो इस सर्कल का रेडियस हमें बोला गया है कि r है। इसी तरह से यहां से भी इस तरह से हम ये रेडियस खींच देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें जैसे कि पता है कि जैसे ये हमारा एक सर्कल है, तो सर्कल में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा, और ये पॉइंट इसको हम क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, यानी कि स्पर्श बिंदु। तो अगर हम यहाँ से इस तरह से ये रेडियस खींचते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको पता होगा।
इसी तरह से यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु है, इस पर हमने ये रेडियस खींचा है तो इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही ये भी हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इस पर ये रेडियस खींचा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये हमारा 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये पूरा एक ये क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो इसलिए ये सारे 90 के हो गए। अब इसके अलावा ये हमारा 90 के सारे एंगल्स हैं तो ये जो आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं ये चतुर्भुज, ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा आर है तो इसके ऑपोजिट ये जो साइड है ये भी आर हो जाएगा। ये हमारा आर है तो इसके ऑपोजिट ये भी साइड आर हो जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको भी हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ये भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि स्पर्श बिंदु, तो इनके भी हम नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं डी, इस पॉइंट का ई और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमारा ये जो सेंटर है इसका नाम दे देते हैं ओ, तो ओ डी सी ई ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। तो इसको सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं कि ओ डी सी ई इज अ स्क्वायर। अब आपको जैसे कि पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको कि जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल पर जैसे कि ये हमारा सर्कल है तो सर्कल पर एक पॉइंट से जो हम टेंजेंट इस तरह से खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो दोनों जो है इक्वल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ये सी डी ये हमारा क्या है, ये टेंजेंट है। इसी तरह से ये सी ई ये भी हमारा क्या है, टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से ये जो हमारा पॉइंट है इससे ए ई ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, स्पर्श रेखा। और ये ए एफ ये भी हमारा टेंजेंट है, तो ए ई एंड ए एफ ये भी हमारे इक्वल होंगे। तो इसको लिख लेते हैं, ए ई इक्वल होगा ए एफ के। रीजन क्या लिखेंगे, ये हमारे क्या हैं, टेंजेंट्स हैं। तो टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से इस सर्कल पर इक्वल होते हैं लेंथ में। इसी तरह से यहां पर देखिए ये जो बी डी है और बी एफ ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये बी डी और ये बी एफ ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं एक ही पॉइंट से। तो इसीलिए यहां पर इसको भी हम लिख देंगे बी डी इक्वल होगा बी एफ के, ये दोनों भी क्या हैं, टेंजेंट हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये जैसे कि हमारा सी ई है तो सी ई और ये हमारा सी डी ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये देखिए सी ई इतना और ये सी डी इतना, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों भी टेंजेंट्स हैं। तो इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि सी ई इक्वल्स टू सी डी होगा जो कि इक्वल होंगे आर के, क्योंकि ये सी ई भी आर है और ये सी डी भी आर ही है। तो इस तरह से यहां पर हमने लिख दिया। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहां पर देखिए ये C से लेकर D तक इतना हमारा क्या है, R है। तो ये B से D तक ये क्या होगा, B से D तक यानी कि BD कितना होगा, तो ये पूरा हमारा A है। A में से अगर इतने को यानी कि R को माइनस कर देंगे तो हमारा BD आ जाएगा, यानी कि BD हमारा क्या होगा, BD हो जाएगा A माइनस R। ठीक है, B से लेकर D तक A माइनस R हो जाएगा। तो अगर BD A माइनस आर है तो ये बी एफ ये भी हमारा A माइनस आर होगा, यानी हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू A माइनस आर। इसी तरह से यहां पर देखिए सीई हमारा R है तो ये AE ये क्या होगा, A से लेकर E तक पूरा हमारा B है, तो B में से CE को यानी कि R को माइनस कर देंगे तो AE आ जाएगा, यानी AE हमारा कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा B माइनस ये R। तो AE B माइनस R है तो AF भी हमारा B माइनस R ही होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं
कि ए ई इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू बी माइनस आर। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखिए ये ए बी, ये जो ए बी साइड है ये हमारा कैसे बन रहा है, ए एफ और बी एफ को जोड़ने पर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो ए बी है इसके इक्वल में ए एफ प्लस बी एफ, ये हम लिख सकते हैं। तो ये ए बी हमारा जो है ए बी हमारा सी है, तो इसीलिए इस ए बी की जगह सी लिख देंगे इक्वल्स टू ए एफ। ए एफ कितना है, ये देखिए ए एफ बी माइनस आर है, तो ए एफ की जगह पे बी माइनस आर प्लस बी एफ देखिए ए माइनस आर है, तो ए माइनस आर लिखेंगे। अब ये हमारा यहां से C इक्वल्स टू ये B और ये A, हम इसको A प्लस B लिख सकते हैं। A को हमने पहले लिख दिया और इस B को बाद में, और ये माइनस R माइनस का 2R हो जाएगा। अब इस माइनस 2R को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2R हो जाएगा इक्वल्स टू ये हमारा A प्लस B है, और इस C को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का C हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये R इक्वल्स टू 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये A प्लस B माइनस C, 2 इधर आके हमारा डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, R इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस सी बाई 2, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया R इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये हमें दिया गया है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यानी कि ये जो हमें एपी दिया है, इस एपी में कितने टर्म्स होने चाहिए, कितने टर्म्स हमको लेना चाहिए ताकि सम 78 आ जाए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देखिए। एपी ये हमें दिया है कि कितने पदों का योग 78 है, तो हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है, तो ये हमारा है 25। सबसे पहले ये जो एपी दिया है इसमें हम जो फर्स्ट टर्म है यानी ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि 24 हो जाएगा। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, तो इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 21 3, बड़ा माइनस में है तो माइनस आएगा। इसके बाद ये जो हमें 78 दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये Sn की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमसे बोला है कि सो दैट देयर सम इज 78, तो ये हमारा Sn की वैल्यू हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू 78। अब हमसे इसमें n की वैल्यू पूछा गया है तो इसीलिए Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn हमारा है 78 इक्वल्स टू n की वैल्यू हमें नहीं पता और ये 2 ब्रैकेट में ये 2 इंटू a की वैल्यू है 24 प्लस n हमें नहीं पता और d की वैल्यू है -3। अब देखिए यहां से ये 78 2 इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर n बचा और 2 इंटू 24 ये हो जाएगा 48। यहाँ n का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3n हो जाएगा और -1 का -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 जा 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 7 दूना 14 और 1 15। इधर हमारा ये n ब्रैकेट में ये 48 प्लस 3 ये हो जाएगा 51 -3n। अब इसको आगे करेंगे तो ये 156 इक्वल्स टू n का 51 में मल्टीप्लाई 51n, n का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये जो n स्क्वायर वाला टर्म है ये माइनस में है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा और इस 51n को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 51n हो जाएगा और ये प्लस में 156 एज इट इज, इधर क्या बचा इक्वल के 0 बचा। अब देखिए ये जो पूरा हमारा ये इक्वेशन बन रहा है तो इसमें इस पूरे इक्वेशन में हम 3 से डिवाइड कर देंगे,
तो 3n² में 3 से डिवाइड करेंगे तो n² बचेगा। 51n माइनस में है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 17n बचेगा, और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, यानी 52 आएगा। इसमें 3 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे करते हैं आपको अच्छे से आता होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n² के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इस 1 का और इस लास्ट वाला जो टर्म है 52 दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 52 और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला आना चाहिए, बीच में माइनस का 17 है। तो ऐसे दो नंबर जब आप ढूंढोगे तो आपको -13 और -4 मिलेगा। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 52 आ जाएगा और दोनों को सॉल्व करने पर -17 भी आएगा। तो ये दोनों नंबर्स हैं। तो अब इस फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं। इसकी जगह पर सबसे पहले माइनस का 13n, फिर ये माइनस का 4 और इसके साथ भी n लिखते हैं, और इस लास्ट वाले को एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे तो n कॉमन आएगा, इसमें n -13 बचा। इन दोनों में से -4 कॉमन आएगा तो n -13 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों सेम है, इसको हम एक बार लिखेंगे और ये n -4 आएगा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले n -13 इसके इक्वल में 0 लिखेंगे तो n की वैल्यू 13 आएगा, और n -4 के इक्वल में 0 लिखेंगे तो n की वैल्यू 4 आएगा। तो n की वैल्यू हमारा 13 और 4 ये दोनों आ रहे हैं, तो दोनों ही हमारे n की वैल्यू पॉसिबल हैं, क्योंकि जो हमें AP दिया है ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, 24, 21, 18, इसी तरह से आगे जब ये AP को हम बढ़ाएंगे तो माइनस में भी इसके टर्म्स आएंगे। तो इसीलिए हमारा ये n की वैल्यू दोनों ही पॉसिबल है। n की वैल्यू अगर हम 13 लेंगे तब भी हमारा जो सम है वो 78 आएगा, और n की वैल्यू अगर 4 लेंगे तो भी हमारा सम 78 आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे n इक्वल्स टू हमारा 13 भी हो जाएगा एंड 4 भी हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर 25th नंबर के क्वेश्चन का। तो सेक्शन बी में हमारे टोटल 25 तक क्वेश्चंस थे, हमने सबको सॉल्व कर लिया। इसके बाद अगर आपको सेक्शन सी के भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।